हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इकाई नंबर 1 और ये है सिलेबस है HPSC का और UGC नेट का। दोनों का सिलेबस सेम है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ाना शुरू कर रखा है और आज हमारी क्लास नंबर 16 रहने वाली है। तो दोस्तों, ये भाषा हिंदी भाषा और विकास है। तो ये वीडियो जो है ना TGT PGT एस्टेट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क रूप से करना चाहते हैं तो वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। पर डे की जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। दोस्तों, साथ ही में HPSC की जो 10 यूनिट सिलेबस में दी गई हैं, तो यूनिट नंबर 5 और 6 मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको यूनिट नंबर 1 में बता देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये जैसा कि आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं तक ये सारे टॉपिक हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल हमने भौगोलिक विस्तार पढ़ा, इसमें हिंदी की उपभाषाएं पढ़ी, जैसे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग। और इनकी बोलियां और उपबोलियां पढ़ी और इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि हिंदी के भौगोलिक विस्तार, तो इसमें ये दक्षिणी हिंदी और आ जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हिंदी के विविध रूप, आज की इस वीडियो में हम ये नहीं पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी के विविध रूप, यानी कि हिंदी को और किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। आज हम ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर मैं दिखा देना चाहती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास टॉपिक है और इसको हम शुरू करेंगे दक्षिणी हिंदी से। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये जैसा कि आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे हरियाणवी है तो हरियाणवी तक का जो है कंटेंट हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था और वहाँ पर हमारी पश्चिमी हिंदी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरुआत करूँगी दक्षिणी हिंदी की, और ये है हिंदी के विविध रूप, यानी कि हिंदी को किस किस नाम से पुकारा जाता है। दक्षिणी हिंदी कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो ये सब हैं क्या, इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दक्षिणी हिंदी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिंदी की वह शैली जो दक्षिण भारत में विकसित हुई दक्षिणी कहलाई। यानी कि जो हिंदी दक्षिण भारत में विकसित हुई, दक्षिण भारत में बोली जाने लगी, उसे का क्या कहा जाता है? दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। दक्षिण से ही ये दक्षिणी इसका नाम पड़ा है। सन 1327 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाने का फरमान जारी किया गया। देखो, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है और सन 1327 ईस्वी में दिल्ली के एक सुल्तान थे जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, और ये राजधानी को दिल्ली से दूर ले जाना चाहते थे, 1400 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाने का ये ऑर्डर जारी कर देते हैं। इससे दिल्ली और आसपास के इलाके के समस्त महत्वपूर्ण और अनेक सामान्य लोग, जिनमें राज दरबारी, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ज्योतिषी, शिल्पकार, सूफी संत तथा फकीर आदि शामिल थे, दक्षिण भारत जाकर बस गए। यानी कि जैसे ही भारत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाई गई तो उनके साथ साथ ये कई लोग थे, ये भी दक्षिण भारत में जाकर बस गए। चूंकि अधिकांश लोगों की भाषा हरियाणवी या खड़ी बोली ही थी, अतः दक्षिण में भी इनके लिए सामान्य बोलचाल की भाषा वही रही। अब देखो, उत्तर भारत के या देश के अनेक क्षेत्रों के लोग थे, जो राजधानी दौलताबाद चली गई तो वो लोग भी वहाँ चले गए, और ये लोग सामान्य तौर पर बोलते क्या था? खड़ी बोली बोलते थे या फिर हरियाणवी बोलते थे। तो ये लोग जब दक्षिण में जाकर बसने लगे तो वहाँ पर भी खड़ी बोली और हरियाणवी बोली जाने लगी। तो ये जो दक्षिण में भी इनके लिए यही सामान्य बोलचाल की भाषा बनी।
सूफी संतों तथा मुस्लिम फकीरों ने भी अपनी मूल भाषा, जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी बोलियां तथा अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली थी, में धर्म प्रचार किया। मतलब कुछ सूफी संत थे, कुछ मुस्लिम फकीर थे, इन्होंने अपनी मूल भाषा, इनकी जिसमें मूल भाषा में इनके अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी और बोलियां अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली थी। मतलब ये जो भाषा बोलते थे उसमें इन सभी बोलियों के भी शब्द और इन भाषाओं के शब्द भी शामिल थे। वे शब्द इन्होंने, अब ये सूफी संत लोग क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। तो धर्म का और प्रचार और प्रसार अब किसके माध्यम से होगा, किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही होगा। तो इसी मिश्रित भाषा को कालांतर में दक्खनी भाषा कहा गया। यानी कि दक्खनी भाषा में ये सब सारे शब्द जो हैं, इन बोलियों के, इन भाषाओं के सभी जो शब्द हैं वो मिश्रित हैं। दक्खनी का संबंध दक्कन से जुड़ा हुआ है। दक्कन का पठार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दक्कन जो है नर्मदा के पार का क्षेत्र है, यानी कि नर्मदा नदी के पार का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उस एरिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें कौन सी जगह आती है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से आते हैं। तो दक्षिणी हिंदी का संबंध दक्कन से है, और दक्कन का जो एरिया है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। इसी को उत्तर भारत के लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, दक्षिणी कहा, तथा इस भूभाग में बोले जाने वाली मिश्रित हिंदी दक्षिणी कहलाई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण के क्षेत्र या नर्मदा पार का जो क्षेत्र था, जिसे दक्कन नाम से जाना जाता है, उसके दक्षिणी भारत के जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जो हिंदी बोली जाती थी, उसी मिश्रित हिंदी को क्या कहा जाने लगा, दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। और ये मूलतः हिंदी का ही एक पूर्व रूप है, तो क्योंकि हिंदी भाषी लोग ही जाकर वहाँ पर बसे थे, तो ये हिंदी का ही एक रूप है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इसी प्रकार से पढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धीरे धीरे दक्षिणी की पहुंच केरल और तमिलनाडु के इलाकों तक भी हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ये मैं इंडिया का नक्शा बनाऊं, तो ये जो दक्षिण का क्षेत्र है ना, जो ये दक्षिण का क्षेत्र है, जैसे इधर राजस्थान आ जाता है, फिर इधर ये और ये कुछ ये, ऐसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो यहाँ का जो इलाका था ना, इनमें जो बोली जाती थी उसे दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। दक्षिणी का विकास दक्षिण के बहमनी तथा परवर्ती शासकों के संरक्षण में हुआ। बहमनी शासक में तो दक्षिणी को राजभाषा के पद पर भी सुशोभित किया गया। तो ये जस्ट अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। ऐसे आज तक अभी तक इसमें कोई प्रश्न ज़्यादा बना नहीं है, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और जब सिलेबस में दिया गया है तो इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। मध्यकाल में दक्षिण के दो राजवंश थे, आदिल शाह तथा कुतुब शाही। में अनेक प्रतिष्ठित कवि हुए। उनकी कालजयी रचनाओं के कारण इस काल को दक्षिणी का स्वर्ण युग भी कहा। यानी कि दक्षिणी का स्वर्ण युग किसके कारण कहा जाने लगा। ये दो राजवंश थे, आदिल शाही और कुतुब शाही। इनके दरबार में, इनके आश्रय में काफ़ी प्रतिष्ठित यानी कि माने हुए कवि रहते थे, और उन्होंने कालजयी, काल पर भी विजय पाने वाली ऐसी रचनाएं लिखी जो आज तक भी जीवित है। उन रचनाओं के कारण ही इसे दक्षिण का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दक्षिणी आमतौर पर फारसी लिपि में ही लिखी जाती है। अब मेन बात ये आती है कि प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि दक्षिणी की लिपि क्या है। दक्षिणी हिंदी की लिपि फारसी लिपि में ही लिखी जाती थी। दक्षिणी हिंदी के अन्य नाम क्या क्या है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो दक्षिणी हिंदी को दक्कनी, देहलवी क्योंकि दिल्ली से आई थी, हिंदवी, गुजरी, ये इनके अन्य नाम भी हैं, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे दक्षिण के ही नाम हैं, दक्षिणी हिंदी के ही। और गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात में बोला जाता है, उसे गुजरी कहा जाने लगा। और जो हैदराबाद में हिंदी बोली गई उसे हैदराबादी हिंदी कही जाने लगी। तो गुजरी का वह रूप जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है, यथा जैसे कि मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास हैं।
तो ये मैंने पहले ही बता दिया और कई बार आ चुका ये। दक्षिणी हिंदी की मुख्य उपबोलियां कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, या इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। गुलबर्गी, बीदरी और बीजापुरी हैदराबादी। बीजापुर और गोलकुंडा ये वहीं पर हैं, तो वहाँ पर जो बोली जाती है ये सारी हिंदी की क्या है, दक्षिणी हिंदी की उपबोलियां हैं। तो बोलियों का थोड़ा सा याद रखें, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी। वैसे हिसाब से देखें तो सभी में बै है, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी और हैदराबादी। तो ये एक ट्रिक से बता दिए, ये सारी इसकी उपबोलियां हैं दक्षिणी हिंदी की। दक्षिणी की अधिकांश गद्य रचनाएं मुस्लिम सूफी संतों तथा फकीरों द्वारा की गई। इसमें ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज, शाह मीराजी, शाह बुरहानुद्दीन जानम, सरफुद्दीन बू अली कलंदर, सैयद हुसैन अली, मोहम्मद शाह कादरी, मोहम्मद शरीफ आदि प्रमुख हैं। तो दक्षिणी की अधिकांश रचनाएं मुस्लिम संतों और फकीरों के द्वारा लिखी गई। तो ये कुछ मुस्लिम संत और फकीर हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्होंने दक्षिणी हिंदी में अधिकांश रचनाएं लिखी। दक्षिणी हिंदी के गद्य के विकास को 3 चरणों में बांटा गया। तो दक्षिणी हिंदी का अपना एक अलग ही हिसाब किताब है, और उसका जैसे जैसे गद्य का विकास हुआ, तो इसमें काव्य की पद्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गद्य की बात कर रही हैं। तो गद्य के विकास को, यानी कि जो गद्य रचनाएं लिखी गई, उनको 3 चरणों में बांटा गया। एक तो प्रारंभिक काल, मध्य काल और उत्तर काल। तो यहाँ पर इनकी समय सीमा भी दी गई है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आरंभिक गद्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम किसका है, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज। ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम, और ये किस में आते हैं, दक्षिणी हिंदी के प्रारंभिक गद्य काल के अंतर्गत। और मध्यकाल में अगर बात करें तो प्रसिद्ध गद्यकार मुल्ला वजई हुए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण उत्तरकाल के लेखकों ने भी मुल्ला वजई की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें सैयद हुसैन अली खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो तीनों जो प्रसिद्ध जो लेखक थे, अलग तीनों काल के, तो यहाँ पर बता दिए गए हैं। शरीफुद्दीन बू अली कलंदर दक्षिणी का एक बड़ा नाम है। शरीफुद्दीन बू अली कलंदर दक्षिणी का एक बड़ा नाम है। दक्षिणी में गजल रचनाएं भी मिलती हैं, मतलब गजल भी लिखी गई दक्षिणी हिंदी में। कुली कुतुब शाह की प्रसिद्ध गजल निम्नलिखित गजल की पंक्तियां हैं। वैसे तो मुस्लिम जैसे कि ये सभी के लिए हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगी, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मुस्लिम उससे लेखक से या थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ लें। तो जैसे कि ये कोई पंक्तियाँ देकर आपको कह दें, क्योंकि कई मुस्लिम लेखक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के धर्म को, समाज के रीति रिवाजों को अपनाया है। तो कुली कुतुब शाह जो थे, इनकी कुछ पंक्तियां गजल की दे रखी हैं। पंक्तियां देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी हैं। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना, मैं कैसे पिया बिन सबूरी करूं, खया आए अम्मा किया जाए ना, और नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूड़ है, कंगी उससे मिल बैसिया जाए ना, कुतुब शाह ने दे मुंज दिवाले को पदम, पंद दिवाले को कुछ पर दिया जाए ना। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, कुछ गजल लिखी गई है एक ये, और ये गजल है कुली कुतुब शाह की। खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट माने जाते हैं। देखो, खड़ी बोली जो कि हम सब बोलते हैं, खड़ी बोली से को हिंदी भी कहा जाता है, तो ये दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट माने जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। बुरहानुद्दीन जानम इरशाद नामा में दक्षिणी को हिंदी बताते हुए कहते हैं, तो ये रचना आपको याद रखनी है। बुरहानुद्दीन जो जानम थे, इनकी जो रचना थी वो इरशाद नामा थी। इसमें दक्षिणी को हिंदी बताते हुए इन्होंने लिखा है, ये बस बोलूं हिंदी बोल, पन तू अनबो खेती खोल। मतलब ये बस बोलूं हिंदी बोल, पन तू अनबो खेती खोल। कालांतर में दक्षिणी पर उर्दू हावी हो गई और उसकी अपनी विशेषता धीरे धीरे लुप्त हो गई। मतलब उर्दू का चलन बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य भी काफ़ी दिन तक रहा है। अब यहाँ पर आता है दक्षिणी हिंदी की कुछ विशेषताएं क्या थी। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में भी मिलते थे। जो खड़ी बोली में स्वर हैं वो सारे दक्षिणी हिंदी में भी थे। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं, मतलब जो हिंदी में थे वही लगभग दक्षिणी हिंदी में हैं। इनके अतिरिक्त ग और फ, ये दोनों ध्वनियाँ हैं, अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। जिन ध्वनियों की हिंदी में जैसे सिंपल ग और ये ग, तो ये इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, और फ
तो ये नुक्ता वाली ध्वनियाँ जो हैं ये दक्षिणी हिंदी में अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। ड के स्थान पर ड प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पढ़ा, पढ़ा। ठीक है, तो ये अड़ के जैसे ये हमारे यहाँ पर ये पंचम वर्ण है ये तो, और ये दो आगत ध्वनियाँ हैं जैसे ये ढ जिनके नीचे बिंदु आता है, इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी, द्वित्व नहीं द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और ये ध्वनियाँ भी हैं, इनकी प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं, मतलब ये भी प्रयोग होने लगे। ये दोनों आगत व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे मूर्ख को मूर्ख, ख कहने में थोड़े से प्राण हवा जो है ज़्यादा निकलती है, लेकिन मूर्ख जल्दी बोला जाता है। मुझे, मुझे, मतलब ये ध्वनियाँ जो ज़्यादा लंबा बोली जा रही थी या जिनके बोलने में श्वास ज़्यादा निकल रहा था, तो अब उनके बोलने में ऐसे शब्दों, ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाने लगा जिनमें श्वास की मात्रा कम बाहर निकल रही थी, तो ये इसे कहते हैं अल्पप्राणीकरण। ठीक है, कई कई अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है, जैसे उदाहरण के लिए पलक को फलक, पलख, पहचान को पहचान, तो ये महाप्राणीकरण की वाली ख और छ को बोलने में ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्य की प्रवृत्ति दक्षिणी की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लखनऊ को नखलऊ, कीचड़ को चिक्कड़, मतलब को मतलब। ठीक है, सर ये इस तरीके की भी ध्वनियाँ मिलती हैं। सरनाम व्यवस्था इस प्रकार से थी, जैसे कि उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, ये उत्तम पुरुष होता है ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे बोलने वाला, तो मेरे को, हमन, मंज, मुंज, मुझ, ऐसे शब्द प्रयोग होने लगे। मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम की जगह तो तुम, तुम्हें, आप ही, तुझ। ठीक है, अन्य पुरुष में उनन, उन्हें, मतलब उन्हें किसी और के लिए, तीसरे के लिए बात करने, तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। अन्य सर्वनाम जिता, जिती, उता, उती, ये भी प्रयोग किए जाने लगे, तो थोड़ा सा इसे आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी क्रिया व्यवस्था के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, जैसे वर्तमान काल में क्रिया की कौन सी क्रिया प्रयोग की जाती थी? वर्तमान काल में है, हूँ, हैगा, है ना। और भूतकाल में कहा, बोल्या, था, थया, तो था और थया तो पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा कि भूतकाल की बात हो रही है, कहा, उसने ऐसा कहा था। ठीक है, भविष्य काल में होगा, होंगे, होगी, चलसी, चलसू, तो ये शब्द क्रियाएं प्रयोग होने लगी। भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकर से आयकर, रोकर से रोईकर, उसने रोईकर ये बात कही, है ना, ऐसे प्रत्यय का प्रयोग किया जाने लगा। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते चल गए। तो दोस्तों ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है तो हमें टॉपिक को कवर करना है। और अगला जो प्रयोग है हम हिंदुस्तानी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी को भी इसी में लपेट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, देख लेते हैं। हिंदुस्तानी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदुस्तान में ई प्रत्यय जुड़ने से हिंदुस्तानी बना। धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? तो धीरेन्द्र वर्मा और ग्रियर्सन का ये मानना है कि ये नाम अंग्रेजों ने दिया। तुजु के बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ। प्रारंभ में ये शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, मतलब जो हिंदी और हिंदवी था उसी के समानार्थी ये भी अपना मीनिंग देता था, अर्थ देता था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। हिंदुस्तानी में तद्भव और बहुप्रचलित संस्कृत के तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द शामिल है जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये हिंदुस्तानी का थोड़ा सा इसमें एक दो प्रश्न आपके बन सकते थे। और दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा खड़ी बोली, ब्रज भाषा तथा अवधि की तुलना। हम एक ही इस टेबल में करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हमने हिंदी के विभिन्न रूप पढ़े, तो यहाँ से आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।